दोबारा होश आया तो उसने खुद को वीराने में पाया। सर पर खुला आसमान था, चारों तरफ जाड़ जनकार था और वो न जाने कब से फर्श खाक पर बेसुध पड़ा था। वो उठकर बैठ गया। सामने एक जैतून पर बैठा जंगली कबूतरों का जोड़ा उसे हैरत से देख रहा था। दरख्त के तने के पास पानी गिरा हुआ था और कदमों के ताज़ा निशान थे। ताबान को शुबा हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई मौजूद था। वो सर उठाकर चारों तरफ देखने लगा। कहाँ गया वो कसरे नूर, वो शीशा दरो दीवार, वो रंगीन धुंध के मरगोले, वो दो शीजाओं के परे, वो अजीबुल खलकत हबशी और 1000 साला बूढ़े। क्या वो अब तक कोई ख्वाब देख रहा था? उसने अपने जिस्म पर निगाह दौड़ाने के लिए सर झुकाया तो गर्दन में शदीद ठीसें उठी। उसे सब कुछ याद आने लगा। वो शहजादी मार्शा के रूबरू खुदकुशी का इरादा कर चुका था जब तमामी पहरादारों ने उसे अकब से दबोच लिया था और फिर फौरन ही वो होश व हवास खो बैठा था। उसे शहजादी का हुस्न सरापा याद आया, उसके मरमरी पाँव का लमस, उसके बदन से उमड़ने वाली महक। वो दीवाना सा हो गया। किसी गैर मरी ताकत ने उसे झटके से अपने पाँव पर इस्तादा कर दिया। वो कहाँ था? माबद से कितने फासले पर था? उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई लेकिन कुछ अंदाजा नहीं हुआ। सूरज दूर मगरब में डूब रहा था। ताबान को लगा कि अगर सूरज डूबने से पहले पहले उसने अपनी महबूब को दोबारा न देख लिया तो वो भी मौत के अंधेरे में डूब जाएगा। वो हरकत में आया और दीवाना वार एक जानब बढ़ने लगा। अभी चंद कदम ही चला था कि उसे कमर पर बोझ सा महसूस हुआ। उसने देखा एक तलवार उसकी कमर से बंधी हुई है और डाल उसके कंधे से झूल रही है। ये तलवार और डाल तो उसकी नहीं थी तो फिर कहाँ से आई थी? क्या यह हथियार उसे कसरे नूर में बांधे गए थे? कौन था बांधने वाला? क्या ऐसा शहजादी मार्शा की हिदायत पर किया गया था? एकाएकी ताबान के अंदर जैसे कोई बंद टूट गया और मुसरत और शादवानी का मुंह जोर रेला सीने की वीरान सहरा को सैराब करने के लिए बह निकला। अगर ये तलवार उसकी कमर से शहजादी मार्शा की हिदायत पर बांधी गई थी तो कितना खूबसूरत, कितना दिलफरेब इशारा था ये। ताबान का जी चाहा वो इसी जगह मर मिटे, इस खूबसूरत किनारे पर कुर्बान हो जाए। उसने तलवार नियाम से खींची और आबदीदा निगाहों से देखने लगा। उसकी चट्टी हिस्स गवाही देने लगी कि शहजादी ने उसके बेबाक सवालात का मुबहिम सा जवाब इस तलवार की सूरत में दिया है। उसकी सारी खताएं और गुस्ताखियां माफ़ करके उसने उसे मैदान जंग का रास्ता दिखाया है। वो अपने दिल में पुकार कर बोला, ऐ शहजादी, ऐ मेरे जानो दिल की मलका, तेरी मरमरी हाथों की कसम, मैं इस तलवार का हक अदा करूंगा। मैं इस तलवार को दुश्मन का इतना लहू पिलाऊंगा कि 1000 बरस इसके लोहे की सुर्खी बरकरार रहेगी। ये मेरा वादा है शहजादी, तेरे अदना गुलाम का वादा है। उसने तलवार को बार बार बोसा दिया, फिर एक सिमत तायुन करके भागने लगा। अभी वो 150 कदम ही दूर गया था क्या कब से उसे पुकारा जाने लगा। वो ठिठक गया। ये होशमंद की आवाज़ थी। उसने मुड़कर देखा। होशमंद एक असील जंगी घोड़े पर सवार तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। जल्द ही घोड़ा ताबान के करीब पहुंच गया। होशमंद छलांग लगाकर नीचे उतरा, फिर भागकर उससे लिपट गया। फरते जज्बात में वो बार बार ताबान की गर्दन को बोसा दे रहा था। देवताओं का शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वो आबदीदा लहजे में बोला। मैं तुम्हारे लिए पानी ढूंढने गया था, वापस आकर देखा तुम गायब थे। क्या मतलब? ताबान ने पूछा। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। वो सामने धूप में बैठते हैं। ताबान होशमंद के साथ चलता जर्दी माइल घास पर आ बैठा। करीब से एक खुश्क आब जो गुजरती थी। जंगी घोड़ा होशमंद ने एक दरख्त से बांध दिया था। ताबान ने घोड़े के बारे में पूछा। होशमंद ने जवाब दिया, ये तुम्हारे पास ही बांधा हुआ था। किसने बांधा था? मुझे भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं। ये कौन सी जगह है? ताबान ने पूछा। इसे रासी का जंगल कहते हैं। जिस माबद में तुम बिछड़ गए थे वो यहाँ से 2 कोस जनूब की तरफ है। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम पहुँचे हो, हम नहीं पहुँचे। हम तो थे ही यहाँ। मैं और जाली उस रोज से इस वीराने में भटक रहे हैं। तुम्हें खोकर किस दिल से वापस जाते? तुम्हारी फिक्र में कितनी मर्तबा माबद की तरफ भी गए, लेकिन इबादत के दिन के सिवा वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम दोनों रोज़ाना मुख्तलिफ अतराफ में भटकने के लिए निकल जाते थे कि शायद कहीं तुम्हारा सुराग मिले। आज मैं तकाहारा यहाँ से गुजर रहा था कि घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। यहाँ पहुँचा तो तुम्हें दरख्त के नीचे बेसुध पड़े पाया। लगता था तुम किसी दवा के ज़ेरे असर हो। बहुत कोशिश करता रहा लेकिन तुम्हें होश नहीं आया। मेरे पास थोड़ा सा पानी था, वो ख़त्म हो गया। अब मज़ीद पानी लेने के लिए निकला था, काफ़ी दूर जाना पड़ा। वापस आया तो तुम नापैद थे। अब ताबान की समझ में आया कि उसके इर्द गिर्द किसके कदमों के निशान थे। जाली अब कहाँ है? उसने होशमंद से पूछा। वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया होगा और मेरे इंतज़ार में सूख रहा होगा गालिबन।
चलो अब उठ जाओ, बाकी बातें वहीं जाकर होंगी गालिबन। ताबान जंगी घोड़े की तरफ देख रहा था। उसके लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि इस घोड़े का ताल्लुक भी तलवार और डाल से है। उसके सीने में जोश का तूफान गुजरने वाला हर लम्हे के साथ शिद्दत पकड़ रहा था। उसने होशमंद से पूछा, यूनानी फौज के बारे में कुछ खबर है तुम्हें? होशमंद के चेहरे पर भी दबा दबा जोश नजर आने लगा। वो बोला, यूनानी फौज यहाँ से सिर्फ एक पहर के सफर पर है गालिबन। असूस के मकाम पर जबरदस्त रन पड़ने वाला है। छोटी झड़पें हो रही हैं, किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। ताबान के चेहरे पर इज़्तिराबी कैफियत नमूदार हो गई। उसका हाथ गैर इरादी तौर पर तलवार के दस्ते पर गर्दश कर रहा था। वो उठता हुआ बोला, चलो होशमंद, जाली की तरफ चलते हैं। शायद हमें अभी मैदान जंग की तरफ रवाना होना पड़े। क्यों, क्या बात है? एक बात ताबू, गालिबन तुम बहुत जल्दी में हो कि अपनी रोयदाद भी गालिबन, लेकिन गालिबन होशमंद गड़बड़ा कर रह गया। ताबान ने उसका बाजू पकड़ा और खींचता हुआ घोड़े तक ले आया। चंद ही लम्हे बाद उनका घोड़ा रासी के जंगल में सरपट भागा चला जा रहा था। करीबन 2 कोस फासला तय करके वो एक खुश नदी के किनारे पहुंच गए। यहाँ लंबी घास थी और झाड़ियाँ कसरत से उगी हुई थी। एक बुलंद दरख्त पर होशमंद और जाली ने मचान सी तैयार कर रखी थी। मचान में आम दरख्त के लिए रस्सी की एक सीढ़ी भी झूल रही थी। मचान तामीर करने वाला यकीनन बड़ी जाली ही था। होशमंद के अंदाजे के ऐन मुताबिक वो इस वक्त होशमंद के इंतजार में सूख रहा था। उसने होशमंद के साथ ताबान को भी देखा तो बोंगचा कर रह गया। सूरज गुरूब होने के थोड़ी ही देर बाद ताबान, होशमंद और जाली असूस की तरफ रवाना हो गए। वो मकामी लिबास में थे, लिहाजा किसी की निगाह में आने का कोई खदशा नहीं था। उन्होंने असूस शहर को जाने वाले रास्ते पर ज़बरदस्त सरगर्मियाँ देखी। फौजी दस्ते और सामान रसद खुशा खुशा असूस की तरफ चला जा रहा था। ईरानी सिपाही बेहद पर एतमाद और चाको चौबंद दिखाई देते थे। ताबान, होशमंद और जाली एक ही घोड़े पर सवार थे, लिहाजा सफ़र सुस्त रवि से तय हो रहा था। वो शहर असूस को अपनी तरफ दाएं जानब छोड़ते हुए साहिल की तरफ निकल आए और एक तवील चक्कर काट कर यूनानी अफवाज के झंडों तक पहुंच गए। हद निगाह तक अस्करी सरगर्मियाँ दिखाई दे रही थी। यूनानी व मखदूनी सिपाहियों के हौसले बुलंद थे और वो जल्द अज जल्द दुश्मन से नम्रत आजमा हो जाना चाहते थे। जल्द ही ताबान और होशमंद सिपा सलार आजम के तजर्बाकार और मुअम्मर तरीन जनरल पारमीनू तक जा पहुँचे। पारमीनू ताबान को ज़ाती तौर पर जानता था और ग्रेनिकस की जंग में उसकी जवामर्दी का मुशाहिदा अपनी आंखों से कर चुका था। उस मुशाहिदे के बाद पारमीनू को यकीन हो गया था कि ताबान की बाबत 3 जंगजू सरदारों का कत्ल करने का जो वाक़या मशहूर है वो गलत नहीं होगा। इस वक्त ताबान को रूबरू देकर पारमीनू की बूढ़ी आंखों में पसंदीदगी की चमक नमूदार हो गई। वो गर्मजोशी से बोला, तुम कहाँ थे नौजवान? ऐसे मौक़ों पर तुम्हारे जैसे शमशीर जनों को लश्कर में मौजूद होना चाहिए। मुझे सालार आज़म की ज़ुबानी मालूम हुआ था कि तुम उसे बताए बगैर कहीं चले गए हो। ताबान ने कहा, मोहतरम सरदार, मुझे हंगामी तौर पर जाना पड़ गया था। सालार आज़म के नायब मोहतरम बतलीमूस इस सारे वाक़े से आगाह हैं। मैं उनसे इजाज़त लेकर गया था। बहरहाल तुम फ़ौरन अपनी दस्ती की क़यादत संभालो और मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार करो। तुम्हारा दस्ता इस वक्त मेरी कमान में है। ताबान ने सरे तस्लीम खम किया और कोरनश बजाकर पारमीनू के खेमे से बाहर निकल आया। ताबान का दस्ता बुलंदी पर मुतय्यन था। यहाँ से मैदान जंग का बेशतर हिस्सा उनकी नज़रों के सामने था। ये मैदान जंग एक वादी की मानिंद था जिसमें शुमाल और जनूब से दाखिल होने वाले दोनों रास्ते बहुत तंग थे। एक रास्ते के सिरे पर शहर आसूस की रोशनियाँ टिमटिमा रही थी, जबकि दूसरे रास्ते पर यूनानी फौज अपने पांव जमा रही थी। 2 बड़ी अफवाज के मुकाबले के लिए इस मैदान जंग की वसअत बहुत कम थी। ख़ास तौर पर ईरानी अफवाज के लिए यह मैदान किसी तरह भी साजगार नहीं था। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। ताबान को उसके साथियों ने बताया कि ईरानी 3 लाख सवारों और 20,000 प्यादों के साथ मैदान जंग में आए हैं। इसके अलावा 60,000 मुंतखब ईरानी और 30,000 तनख्वाहदार यूनानी दरिया के दाएं किनारे पर खड़े हैं। बिलाशुबा ये मरऊब कुन आदाद शुमार थे। इन आदाद शुमार के मुताबिक ईरानी फौज मुत्तहिदा यूनानी अफवाज से 3-4 गुना बड़ी थी। ये मुसद्दक़ा इतलात भी मौजूद थी कि ईरानी फौज के पास आतिशबाजी की ज़बरदस्त क़ुव्वत मौजूद है और ईरानी सालार मैदान जंग को यूनानियों के लिए जहन्नमज़ार बनाने का इरादा रखते हैं। लेकिन मैदान जंग का नक्शा देखते हुए ये अंदाज़ा हो रहा था कि शहंशाह ईरान धारा ने अपनी फ़ौज को इस वादी में लाकर अपनी अददी बर्तरी खुद ही ख़त्म कर ली है। अब ये उम्मीद भी की जा सकती थी कि वो अपनी आतिशबाजी की क़ुव्वत से खातिर ख्वाह फ़ायदा न उठा सकेगा। वो शब जंग की तैयारी में गुजरी। अली सुबह ताबान ने सिकंदर और पारमीनों को दूर एक ऊंची चट्टान पर खड़े देखा।
دونوں سالار محویت سے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ اندھیرے کی چادر چاک ہوتی ہی سب کچھ واضح ہو گیا تھا۔ اب دشمن کی صفیں اور مورچہ بندیاں پوری طرح یونانیوں کے سامنے تھیں۔ بلال نما خلیج پر نظر ڈالتی ہی دور تک ایرانی لشکریوں کے جھنڈ اور ان کے پڑپڑاتے پرچم دکھائی دیتے تھے۔ آہن پوش سواروں کی قطاریں، جنگی رتیں اور چمکدار برچیوں کے ہلکورے لیتے سمندر، ایرانی فوج میں لڑنے کے لیے دور دراز علاقوں کے لوگ جمع تھے۔ اپنی شکل و صورت اور رنگ ڈھنگ کے سبب وہ علیحدہ علیحدہ پہچانے جاتے تھے۔ ان میں تنخواہدار یونانی، حبشی اور کردستان کے پیادے نمایاں نظر آتے تھے۔ پاسی صحرائی فوج کا ایک برق رفتار رسالہ اس انتظار میں کھڑا تھا کہ مقدونی فوج قدم بڑھائے تو وہ حملہ کر دے۔ میدان جنگ کے عقب میں بھی اسوس کے شہر تک ایشیائی فوج ہی نظر آ رہی تھی۔ سکندر کی ہدایت پر پارمینوں کے دستے بلندی سے اترے اور ساحل کے ساتھ ساتھ صفیں باندھ لیں۔ اس چال کا اثر زائل کرنے کے لیے ایرانی گھڑ سوار فوج کا ایک بڑا حصہ متحرک ہو کر پارمینوں کے سامنے آ گیا۔ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اس مقام پر یونانیوں کے مقابلے میں ایرانیوں کا پلڑا ایک دم بھاری ہو گیا ہے۔ سکندر نے تریس کے سواروں کو اپنے پاس سے ہٹا کر پارمینوں کی کمان میں بھیج دیا، ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کی نقل و حرکت دشمن سے خفیہ رہنی چاہیے۔ پھر علاقہ کریٹ کے تیر انداز بھی وہاں بھیج دیے گئے۔ سکندر کو معلوم تھا کہ اگر دوران جنگ ساحلی زمین سے پارمینوں کے قدم اکڑ گئے تو پوری یونانی فوج شکست سے دوچار ہوگی۔ تریس اور سسلی کے شاہ سواروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس مقام پر یونانی فوج کو پیچھے ہٹنے نہ دیں، اور اگر انہیں کمر کمر پانی میں مقابلہ کرنا پڑے تو بھی کریں۔ اس مقام کی اہمیت ایرانیوں پر بھی واضح تھی، لہٰذا وہ مسلسل اپنی قوت یہاں جھونک رہے تھے۔ تابان اپنے دستے کے ساتھ ساحلی سمندر سے کوئی 100 قدم دوری پر تعینات تھا۔ شہر دمشق کی جانب سے آنے والی ہوا اس کے لمبے بالوں سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اس ہوا میں کسی کا لمس تھا، کسی کے سانسوں کی مہک تھی۔ تابان کو لگا جیسے ریشمی نقاب کے اوپر سے جھانکتی ہوئی شہزادی کی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ تابان کا حوصلہ اچھل کر بے کنار ہو گیا۔ اسے دشمن کے صف بستہ جنگجو چیونٹیوں کی طرح دکھائی دیے۔ اسے لگا وہ انسانوں کے نہیں، حشرات الارض کے مقابل کھڑا ہے۔ سامنے ڈھلان کی پہاڑ پر تابان کو یونانی فوج کے قلب کا پرچم بردار نظر آ رہا تھا۔ یہ لمبے گنگریالے بالوں والا ایک دراز قد وجیح نوجوان تھا۔ تابان نے پہلے اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ایک یونانی پرچم بردار تھا اور تابان اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ تابان نے اپنا گھوڑا بڑھا کر سالار پارمینوں کے قریب کیا اور احترام سے پوچھا، محترم سالار، کیا قلب کا پرچم بردار بدل گیا ہے؟ ہاں، پارمینوں نے مختصر جواب دیا۔ یہ نیا پرچم بردار کون ہے؟ اس کا نام فرال ہے۔ یہ تسلی کا ایک بہادر جنگجو ہے۔ اس سے پہلے یہ بطلیموس کی کمان میں تھا۔ تابان اس غیر متوقع تبدیلی پر حیران کھڑا تھا۔ جب حبشی سردار یرغا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، جی وہی یرغا تھا جسے سکندر کے والد فلقوس کا معتمد سمجھا جاتا تھا اور جس نے پہلی بار ہیلیکارنیس میں مارشا کا سراغ لگایا تھا۔ اس کی بھوڑی آنکھوں میں تابان کے لیے محبت تھی۔ تابان نے اس کا حال احوال دریافت کیا اور کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ یرغا نے کہا، اس نئے پرچم بردار کا نام فرال روز ہے۔ آج کل سکندر اعظم اس پر بہت بھروسہ کر رہا ہے۔ سنا ہے گرینیکس کی جنگ میں جب سکندر دریا کے کنارے گر گیا تھا، فرال نے سکندر پر آنے والے 3 ایسے وار اپنی ڈال پر روکے تھے جس سے سکندر کا جانبر ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس دن سکندر نے خوش ہو کر کہا تھا کہ وہ فرال کی 3 جائز خواہشات پوری کرے گا۔ یہ جو تم فرال کے ہاتھ میں قلب کا پرچم دیکھ رہے ہو، یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 2 ہفتے پہلے فرال نے سکندر سے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ میدان جنگ میں یونانی قلب کا پرچم تامنا چاہتا ہے۔ 2 اور سالار بھی عرصے سے اس منصب کے خواہش مند تھے، لیکن سکندر نے ان دونوں پر ترجیح دے کر فرال کو پرچم بردار بنایا ہے۔ تابان کو اب کچھ یاد آ رہا تھا کہ اس نے فرال نامی اس نوجوان کو پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ گرینیکس کی جنگ کے نازک ترین لمحات تابان کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ شاید یرغا نے ٹھیک ہی بتایا تھا۔ جب سکندر دریا کے کنارے گرا تھا اور ایرانی سپاہی اس پر جپٹے تھے تو یہ نوجوان آس پاس ہی موجود تھا۔ اس کی غیر معمولی طور پر مضبوط اور لمبی گردن سب سے جدا نظر آتی تھی۔ تابان سردار یرغا کے پہلو میں کھڑا غور سے فرال کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا۔ وہ ہر اعتبار سے ایک مضبوط اور دلیر جنگجو نظر آتا تھا۔ اب جنگ کا طبل بس بجنے ہی والا تھا۔ ایسے لمحوں میں تجربہ کار لشکریوں کے چہرے بھی اضطراب کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، لیکن فرال بڑے اطمینان سے اپنے دستے کے ارکان سے بات چیت میں مصروف تھا۔ گاہے گاہے وہ سکندر سے ضروری ہدایات بھی لے لیتا تھا۔ سکندر اور فرال سے تابان کافی فاصلے پر تھا، لہٰذا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ سکندر تابان کو دیکھ سکے گا۔
ताबान ने दमश्क से वापस आकर अभी तक सिकंदर का सामना नहीं किया था और अभी करना भी नहीं चाहता था। उसे मालूम था सालार आजम उससे खफा है और इस खफगी को मैदान जंग में अपनी शुजाअत और हुनरमंदी के मुजाहरे से कम करना चाहता था। जंग में फतह हो जाती तो सिकंदर का सामना करना और भी आसान हो जाता, लेकिन ऐसी सूरत में सालार आजम का मिजाज खुशगवार होता और वो ताबान की अचानक गैर हाजिरी को ज़्यादा अहमियत न देते और ऐन मुमकिन था कि बास पुरुष की नौबत ही न आती। दूर से ताबान ने देखा कि सिकंदर ने जंग की इब्तिदाई कार्रवाई के तौर पर अपने चंद घुड़सवार दस्तों को हरकत दी और वो मुनज़्ज़म तरीके से घोड़े भगाते उन ढलानों की तरफ बढ़े जहां ईरानी फौज के दस्ते टोलियों की सूरत में जमे खड़े थे। ये ईरानी जंगी तरतीब में नहीं थे, लगता था वो जंग के बजाय धूप सेंकने के लिए निकले हुए हैं। सिकंदर के भेजे हुए घुड़सवारों ने उन पर हमला किया और मामूली झड़पों के बाद उनसे ढलाने खाली करा ली। ढलाने खाली होते ही सिकंदर ने अपनी फौज के बेहतरीन हिस्से को हरकत दी और चंद सौ गज आगे बढ़ गया। उसकी ये पेशकदमी बज़ाहिर गैर अहम लेकिन हकीकत में दूर रस नताइज की हामिल थी। यही वो वक्त था जब असल जंग का आगाज हुआ। ईरानी फौज ने सबसे पहले वही कदम उठाया जिसका अंदेशा सिकंदर और उसके मुशीरों को कल से परेशान कर रहा था। हजारों घुड़सवारों पर मुश्तमिल भारी हथियारों वाले ईरानी रसाले ने दरिया में उतरकर हमला कर दिया। वो बेपनाह तेजी से तिसली और त्रेस के सवारों पर आ गिरे। यहाँ यूनानी फौज की क़यादत बूढ़े मखदूनवी सालार पारमीनों के हाथ में थी। उसने बड़ी दानशमंदी से सफ़बंदी कर रखी थी। हर सिपाही अपनी जगह चट्टान की तरह जम गया। यूनानी फौज के बर्ची बरदार प्यादे अपनी मखसूस हिकमती अमली से लड़ रहे थे। बर्ची बरदारों की कई सफ़ें आगे पीछे खड़ी थी। सबसे अगली कतार की बर्चियाँ छोटी और हल्की पुल्की थी। दूसरी कतार की बर्चियाँ निस्बतन तवील और वजनी थी। इस तरह आखिरी कतार की बर्चियाँ करीबन 5.5 गज तवील थीं। ये तमाम कतारें जब यकजा होकर सामने आती थी तो दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। लम्हों में दरिया का पानी इंसानी खून से सुर्ख हो गया। सर पक्की फसल की तरह गिरने लगे और हथियारों की जनकार जख्मियों की चीख पुकार से हम आहंग होकर कयामत खेज हो गई थी। ईरानी घुड़सवारों की लबे साहिल आ जाने से ईरानी लश्कर के एक हिस्से में खला सा नमूदार हो गया था। ये खला सिकंदर की निगाह में था। वो अपने तुंद तेज घुड़सवार दस्तों के साथ लड़ाई में कूदने को बिल्कुल तैयार था। जो ढलाने उसने ईरानी सिपाहियों से खाली करवाई थी और जिन्हें उन्होंने बगैर किसी खास मुजाहमत के भी खाली करा दिया था, इस वक्त सिकंदर के लिए बेहद सूदबंद साबित हो सकती थी। जब लबे साहिल लड़ाई जमकर होने लगी और यूनानी सिपाहियों ने ईरानी रिसाले के सामने खम ठोंक लिया तो सिकंदर ने अपने हजारों घुड़सवारों के साथ घोड़ों को एड़ लगाई और उस खला की तरफ बढ़ा जिसे वो देर से ललचाई नजरों के साथ देख रहा था। यूनानी रिसाले की रफ्तार बेहद तबाहकुन थी और इसका सबब वो ढलान थी जिस पर सिकंदर के घोड़े फराटे बढ़ते हुए जा रहे थे। जब सिकंदर ईरानी फौज से टकराया तो उसकी ज़रापोर सवारों की हरावल सफ़ें कई सौ कदम तक ईरानी लश्कर को चीरती और उधेड़ती चली गई थी। उनकी हैसियत पहाड़ के एक ऐसे हिस्से की थी जो शदीद बारिशों से मुनहदिम होकर अचानक नशीबी बस्तियों पर जा पड़े। ईरानी फौज में दूर तक घुसने के बाद यूनानी फौज ने अचानक रुख फेरा और बाईं पहलू से ईरानियों पर शदीद तरीन हमला कर दिया। ये फैसला कुन मुआरका था। सिकंदर की वलवला अंगेज क़यादत उनके जांबाजों में एक नई रूह पोंक रही थी और ये रूह गैर महसूस तौर पर पूरे लश्कर में सरायत कर चुकी थी। फतह से पहले ही उन्हें यकीन हो रहा था कि वो फतहमंद होंगे। खून के उछलते फवारों, कटे सरों और पड़कते लाशों के दरमियान यूनानी आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि वो अक़ब में मौजूदा प्यादा फौज तक जा पहुँचे। दूसरी तरफ साहिल के हमवार मैदान में लड़ाई अपनी उरूज पर थी। पारमीनू जानता था कि अगर इस मकाम से यूनानी फौज पीछे हट गई तो दलेरी से आगे बढ़ता हुआ सिकंदर गिर कर रह जाएगा। वो अपने सरदारों और जवानों से बार बार एक ही बात कह रहा था, हर शख्स अपनी जगह एक किले की तरह जम जाए। हमने यहाँ दुश्मन का रास्ता रोक लिया है तो समझो निसफ फतह हासिल कर ली। ईरानी रिसाले का हमला बेहद शदीद था। ताबान और उसके साथियों की ढालें खजा रसीद पत्तों की मानिंद लरज रही थी। वो कदम कदम पीछे हट रहे थे और हर कदम पर मज़ाहमत कर रहे थे। आखिर ताबान ने खुद को घुटनों घुटनों पानी में पाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सिपाही चंद कदम पीछे हटे तो दरिया का बहाव उनके पांव उखाड़ देगा। करीबन 10 ईरानी हमला आवरों की एक टोली खतरनाक हद तक आगे आ चुकी थी।
ताबान के दिल ने गवाही दी कि हमले की शिद्दत को कम करने के लिए उस टोली को रोकना होगा। उसने पारमीनों की तरफ इजाजत तलब निगाहों से देखा, फिर 2 जांबाज सिपाहियों के साथ पानी में गोताजन हो गया। गोताजन होने से पहले उन तीनों ने डालें और खूद वगैरह जिस्मों से अलहदा कर दिए थे। अब उनके हाथों में तेजदार खंजर थे। ज़ेर आब तैरते हुए वो तीनों उस टोली के करीब पहुंच गए और यकलख्त हमला करके कम से कम 5 ईरानियों को कत्ल कर डाला। बाकी खौफजदा होकर इधर उधर बिखर गए। उन्हें पता ही नहीं चला था कि अचानक क्या उफ्ताद आन पड़ी है। इस कामयाबी से ताबान और उसके साथियों के हौसले बुलंद हुए। उन्होंने पानी के नीचे ही नीचे तैरकर ईरानी सिपाहियों पर चंद और जानलेवा हमले किए। ईरानी हमले की शिद्दत ज़रा कम हुई तो पारमीनों ने इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर भरपूर जवाबी हल्ला बोल दिया और दरिया के ऐन वस्त में कदम जमा लिए। करीबन यही वक्त था जब मैदान जंग के मरकज़ में जंग का फैसला हो गया। सिकंदर के तूफ़ानी दस्तों ने ज़बरदस्त आहंग और तालमेल के साथ ईरानियों पर फैसला कुन ज़रब लगाई। हजारों आजमूदा कार लश्करी फर्द वाहिद की तरह दुश्मन पर टूट पड़े। उनके मुकाबले में ईरानी किसी खास नज़्म ज़बत और मज़ाहमत का मुजाहरा न कर सके। ज़बरदस्त दबाव के सामने वो मुंतशर होना शुरू हुए। शहंशाह ईरान दारा अपने रथ में सवार था। उसकी बेहतरीन फौज का बड़ा हिस्सा अभी तक महफूज था। वो इस वक्त तदब्बर और हौसला मंदी का सबूत देता तो शायद यूनानियों को इतनी जल्दी ये तारीखी फतह नसीब न होती। लेकिन बढ़ते हुए दबाव के सामने दारा के आसाब अचानक चिकनाचूर हो गए। उसने रथ बांध को रथ मोड़ने का हुक्म दिया और मैदान जंग से भाग निकला। उसे भागते देखकर अफवाज के ज़ेर ज़बर हौसले दफतन मिस्मार हो गए। एकाएकी भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में दारा का रथ भी फंस गया। उसने घबरा कर रथ से छलांग लगाई और एक घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। जरा ही देर बाद अपने बादशाह के नक्श कदम पर चलती हुई ईरानी फौज वादी के तंग रास्ते में फंस कर रह गई। सिकंदर के लश्करी खून आशाम अफरीतों की तरह उनके ताकुब में थे। तंग दर्रे में ईरानी फौज का जबरदस्त जानी नुकसान हुआ। तीर और नेज़े उस फंसी हुई फौज पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसे। यूनानी तलवारों ने उन्हें गाजर मूली की तरह काटा और लम्हों में खुश्तों के पुश्ते लग गए। सिकंदर ने अपने घुड़सवार दस्तों को भागते दुश्मन के ताकुब का हुक्म दिया। पारमीनों ने भी अपने कुछ दस्तों को उस ताकुब में शरीक कर दिया। उनमें ताबान का दस्ता भी शामिल था। ऊंची नीची घाटियों और गैर हमवार मैदानों में ये एक पुरजोश ताकुब था। ताबान अपने आगे सैकड़ों भगोड़े सिपाहियों को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। उन्हें नेज़ों में परोना और तीरों से चलनी करके घोड़ों तले रोन जाना जंग का हिस्सा था और सनसनीखेज तजर्बा भी। शहजादी मार्शा की दी हुई तलवार ताबान के हाथ में थी और वो इस तलवार को इंसानी खून से सैराब कर रहा था। एक अजीब वहशत सी उस पर तारी थी। दुश्मन के गोश्त में धंसती हुई तलवार उसके बाजू को अजब फरहत बख्श रही थी। सिकंदर का हुक्म था कि ताकुब उस वक़्त तक जारी रखा जाए जब तक ईरानी तबाह बर्बाद होकर मुंतशर नहीं हो जाते। लिहाजा ये एक तवील सफ़र साबित हुआ। पहाड़ी बुल बुलैयों में, जंगलों में, दुश्वार रास्तों पर हर जगह गनीम का पीछा करके उसे नेस्तो नाबूद किया गया। मशरकी अफवाज को ऐसे सख्त आकुब से पहली मर्तबा पाला पड़ा था। लिहाजा वो बुरी तरह पिट रही थी। उनका नज़्म ज़बत पारा पारा हो चुका था और अब वो खुद पारा पारा हो रहे थे। ताबान को पीछे का भी ख्याल था। उसका ध्यान रह रह कर दमश्क की तरफ जा रहा था। मालूम नहीं वहाँ क्या सूरत हाल पेश आई थी। माबद पर कब्जा हुआ था या नहीं। वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहता था, लेकिन सिकंदर की मजीद नाराज़गी मोल लेना भी मुनासिब नहीं था। वो चाहता था उसे जो फ़राइज़ सौंपे गए हैं बहसन तरीक अंजाम दे। करीबन 3 रोज़ ताक़ुब की सनसनीखेज़ और भाग दौड़ में गुजर गए। ताबान अपने दस्ते के साथ एक साहिली जंगल में दूर तक निकल गया था। वहाँ से वापस आते हुए उसे 1.5 दिन मजीद लग गया। वो वापस असूस पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि जंग के बाद के ज़रूरी अमूर अंजाम दिए जा चुके हैं। ज़ख्मी शफाखानों को पहुँच चुके हैं। मरने वाले यूनानियों और मकदूनियों की आखिरी रसूम अदा हो चुकी हैं और उनकी जगह नई तकर्रियाँ भी अमल में आ चुकी हैं। अब मुतहिदा यूनानी फौज जश्न फतह मना रही थी। दारा की शाही खैमागाह फातेह सालारों के कब्जे में थी। ये एक शानदार खैमागाह थी। शामियानों में रंगीन फानूसों के अंदर चिराग झिलमिला रहे थे। फर्श पर आला दर्जे के कालीन थे। यहाँ ताबान ने संगे सुलेमानी के छोटे छोटे हाउस देखे जिनमें खुशबूदार पानी भरा था। हाउसों के किनारे चांदी के आफ्ताबे थे और मुनक्कश तिलाई डब्बों में अबटना रखा था। पूरी ख्वाबगाह में पकवानों की महक थी और नशा आवर मशरूब के जाम चकरा रहे थे। यहीं एक जगह ताबान की खूबसूरत डाल और बहुत मजबूत कमान रखी नजर आई। उसे बताया गया कि ये शहंशाह ईरान के हथियार हैं और नुमाइश के लिए रखे हैं। मालूम हुआ कि दारा ये अशिया रत में ही छोड़ कर भागा था।
शाही खवातीन भी अब यूनानियों के कब्जे में थी। उन खवातीन में दारा की वालदा और हसीन मलका स्ट्रेटरा भी थी। इसके अलावा दारा की 2 बेटियां और एक शीर ख्वार बच्चा भी कैदियों में शामिल थे। सिकंदर ने उन मुअज़्ज़ज़ीन खवातीन से एहतराम का सलूक किया था और अपने सिपाहियों को भी हिदायत कर दी थी कि वो ईरानी खवातीन से दूर रहें। कुछ सरदार जो इस जश्न फतह को हर तरह मुकम्मल करना चाहते थे, सिकंदर के इस फैसले पर नाखुश थे, लेकिन सरदार के हुक्म से सरताबी की उन्हें जुर्रत नहीं थी। सिकंदर ने खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए इस जश्न में आसूस के शहरियों को भी शामिल कर लिया था और उनके लिए खराज में कई रियायतों का ऐलान किया था। ताबान अब सिकंदर से मिलना चाहता था, लेकिन सिकंदर के इर्द गिर्द बहुत भीड़ थी और कोशिश के बावजूद उसे शाही खैमे में बारियाबी का मौका नहीं मिल सका। सिकंदर से मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद की एक लंबी कतार खैमे से बाहर मौजूद थी। ताबान कुछ देर उस कतार में बैठा रहा, लेकिन जब कतार की तवालत में कोई खास कमी वाक़या नहीं हुई तो उठकर वापस आ गया। लड़ाई में होशमंद जख्मी हो गया था। ये जख्म ज़ाहिरी नहीं, अंदरूनी था। उसकी गर्दन का पट्टा जो अक्सर चढ़ जाता था फिर चढ़ जाता था और वो बड़ी मुश्किल से दाएं बाएं देख सकता था। उसने ताबान को बताया कि सलार आज़म ने तिसली के कुछ दस्तों को दमश्क रवाना किया है। उन दस्तों की क़यादत जहांदीदा पारवीनों के सपुर्द है। दरअसल सिकंदर को मालूम हुआ था कि दमश्क में दारा का खासा बड़ा खजाना मौजूद है। इसके अलावा नौकर चाकर हैं और नादर अशिया के ज़ख़ीरे हैं। सालार पारवीनो उन्हीं चीज़ों को तहवील में लेने गया था। ताबान के इज़्तिराब में मजीद इजाफा हो गया। अगर उसे बागती फौज के ताक़ुब में न भेजा जाता, इस वक्त वो भी पारवीनों के साथ दमश्क में होता और शहजादी मार्शा को अपने हाथों से रिहाई दिलाता। ताबान अपने खेमे में पहुंचा तो कई सरदार और सिपाही उसके पास आ बैठे। उनमें से बेशतर ऐसे थे जो उसे मैदान जंग में इंतहाई बेजिगरी से लड़ते देख चुके थे। वो उसकी तारीफें करने लगे और उसके लिए तौसीफी जुमले कहने लगे। ये सब कुछ बेइंतहा खलूस से कहा जा रहा था, लेकिन न जाने क्यों ताबान को बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था, जब वो ही मौजूद नहीं जिसके लिए ये सब कुछ किया था तो फिर क्या हासिल इन तारीफों से। वो हसीन लब उनकी निगाहों से ओझल हैं। अब हजार हाल लब भी उसकी मदाह में मुतहरक हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। उसने जल्द अज जल्द अपने परिस्तारों से छुटकारा हासिल कर लिया और खैमे के बिछौने पर चित लेटकर छत को घूरने लगा। हर घड़ी उसके इज़्तिराब में इजाफा हो रहा था। मार्शा का तस्वर लम्हा बलम्हा उसकी निगाह में था। निसफ शब तक उसने सैकड़ों ही करवटें बदल डाली। आखिर होशमंद को उठकर मशलदान रोशन करना पड़ा। वो ताबान को घूरते हुए बोला, गालिबन सो जाना तुम्हारे बस में नहीं है। हाँ, ताबान ने साफगोई से कहा। उसका लहजा खोया खोया सा था और सिकंदर से मुलाकात भी मुमकिन नहीं। हाँ, ताबान ने मुख्तसर जवाब दिया। फिर कैसे गुजरेगी ये पहाड़ सी रात, मुझे खुद मालूम नहीं। ताबान ने कहा, तो उठो फिर। होशमंद अपने मखसूस जोशीले अंदाज में बोला, घोड़ा संभालो, दमश्क चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है शहर। कोशिश करें तो कल किसी वक्त वहाँ पहुँच सकते हैं। होशमंद ने जैसे ताबान की दिल की बात कही थी, उसके सुलगते सीने में ठंडक सी उतर गई और वो एक झटके से उठ बैठा।